हे गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग जितने भी मेन लेजेंडरी ट्रियोस है उनकी स्टोरी हम लोग जानने वाले हैं। तो हाँ, ये एक कंपाइलेशन वीडियो है मेरी पुरानी वीडियोस को भी जोड़ के। मतलब अगर तुम मेरे एक्टिव व्यूअर हो देन इट डिपेंड्स ऑन यू कि तुम इस वीडियो को देखना चाहते हो कि नहीं। लेकिन अगर तुम मेरे चैनल पे नए आए हो देन यार ऑफकोर्स इस वीडियो को देख के जाना। बट उससे पहले यार लाइक करना इस वीडियो को, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि किसी ने ऐसी वीडियो बनाई है जिसमें सारे लेजेंडरी पॉकीमॉन्स भाई एक्सप्लेन्ड होंगे। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आता है मॉल्ट्रेस। मॉल्ट्रेस कंट्रोल करते हैं फायर को, जो बेसिकली पॉकीमॉन वर्ल्ड के अंदर जितनी भी फायर है वो मॉल्ट्रेस के अराउंड ही सराउंड करती है। उसके बाद अगर हम लोग मॉल्ट्रेस की पॉकेडेक्स एंट्री देखें तो सिंपली मॉल्ट्रेस जब भी इंजर्ड होता है तो बेसिकली मैग्मा के अंदर चले जाता है खुद को हील करने के लिए। वेल देखा है तो थोड़ा सा वियर्ड कॉन्सेप्ट है, लेकिन मॉल्ट्रेस के लिए बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट, बिकॉज मॉल्ट्रेस फायर टाइप के पॉकीमॉन है। वेल बेसिकली फायर टाइप को कंट्रोल करते हैं, तो मैग्मा के अंदर जाना इसके लिए कोई बड़ी बात है नहीं। एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि लीग कॉन्फ्रेंस में मॉल्ट्रेस की फायर होती है, जस्ट लाइक इंडिगो लीग के अंदर हम लोगों ने ऐसा देखा था। तो सभी लीग के अंदर बेसिकली ऐसे ही होते हैं कि मॉल्ट्रेस की फायर को लीग कॉन्फ्रेंस के अंदर लगाई जाती है। मॉल्ट्रेस को एक एपिसोड के अंदर भी एक मेजर अपीयरेंस दिया गया था। वेल वो एक्सवैक एक एपिसोड था जहाँ पे ट्रेवर मॉल्ट्रेस की फ़ोटो खींचना चाहता था, लेकिन फिर वहाँ पे टीम रॉकेट आ गए एंड फिर मॉल्ट्रेस पे अटैक कर दिया। लेकिन मॉल्ट्रेस को लगा कि टीम रॉकेट के साथ साथ ऐश एंड उसके कंपेनियंस भी है, तो मॉल्ट्रेस ने उन लोगों पे अटैक किया। उसके बाद जहाँ पे सिनेरियो आप लोगों को पता ही होगी, एलोन फ्लेम का फुल पोटेंशियल हम लोगों को देखने को मिला। एंड फिर इंडियन मॉल्ट्रेस को पता चल गया कि ये लोग ऐसे नहीं थे एंड फिर मॉल्ट्रेस ने उस जगह को लीव कर दिया। एंड मॉल्ट्रेस की इंस्पिरेशन अगर मैं देखें तो बेसिकली फ्योनिक्स से ही ली गई है मॉल्ट्रेस की इंस्पिरेशन, जो इन सिंपल वर्ड्स एक मिथिकल लेजेंड था मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग। अगला पॉकीमॉन जैप्डॉस। यूजुअली पॉकीमॉन वर्ल्ड के अंदर जैप्डॉस इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करता है। इवन ये अपने विंग्स के थ्रू थंडर स्टॉर्म्स ला सकता है एंड ऐसा कहा जाता है कि जैप्डॉस थंडर क्लाउड्स के ऊपर रहता है। डिज़ाइन वाइज अगर हम बात करें तो जैप्डॉस को हमिंग बर्ड का बिगर एंड बेटर वर्जन हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि बेसिकली हमिंग बर्ड का बिगर एंड बेटर वर्जन जैसे ही जैप्डॉस लगता है। एंड करंटली पॉकीमॉन जर्नीज की एक एपिसोड के अंदर भी जैप्डॉस का एक आर्क आया था जहाँ पे रेड बैटल हम लोग को देखने को मिली थी। एंड गो का जैसा ड्रीम रहता है हर पॉकीमॉन को पकड़ना। गो ने अटेम्प्ट किया पकड़ने का, लेकिन नहीं, ये कैसे आने वाला है। इस ट्रियो का अगला मेंबर है आर्टिकुनो। ये अपने विंग्स को फ्लैप करके वेदर को बहुत ही ठंड बना सकता है एंड बेसिकली ये स्नोफॉल्स को कंट्रोल करता है। तो ऐसा तो होना ही है, वेदर को ये ठंड बना ही देगा। एंड पॉकेडेक्स के अकॉर्डिंग ऐसे कहा गया है कि कोई भी ट्रैवलर अगर आइसी रीजन्स के अंदर अपना रास्ता भटक जाता है तो आर्टिकुनो ये एक ऐसा पॉकीमॉन है जो गाइड करता है किसी भी ट्रैवलर को एंड वहाँ से उसको निकाल सकता है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि बैटल फ्रंटियर में नोलैंड के पास था एक आर्टिकुनो एंड उसके पास ये कैसे आया। तो बेसिकली नोलैंड ने खुद ऐसे कहा था कि उसने आर्टिकुनो को ऑफिशियली पकड़ा नहीं है, उसने आर्टिकुनो को सिर्फ बिफ्रेंड किया है एंड वो ट्रेनर से बैटल करने के लिए यूज़ करता है। जस्ट लाइक ऐश ने बहुत सारे पॉकीमॉन्स को बिफ्रेंड किया है, बहुत सारे लेजेंडरी पॉकीमॉन्स को बिफ्रेंड किया है। अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते तो सोल्गैरियो, ऐश ने सोल्गैरियो को बिफ्रेंड किया है। एंड अगर फ्यूचर के एपिसोड्स में कभी सोल्गैरियो रिटर्न करे एंड ऐश का साथ दे तो ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पे पॉसिबल है एंड ऐसा सोल्गैरियो कर भी सकता है। तो इसी तरीके से बैटल फ्रंटियर में जितने भी ट्रेनर्स आते हैं उनको डिफीट करने के लिए नोलैंड ने आर्टिकुनो की हेल्प ली थी। तो बेसिकली अगर किसी को लगता है कि नोलैंड ने ऑफिशियली पकड़ा आर्टिकुनो को, नोलैंड ने ऑफिशियली आर्टिकुनो को नहीं पकड़ा, नोलैंड ने बस बिफ्रेंड किया आर्टिकुनो को। मैंने इस पॉइंट को इसलिए इंक्लूड किया बिकॉज यहाँ पे ये कंफर्मेशन मिल जाता है हम लोगों को कि नोलैंड ने ऑफिशियली पकड़ा नहीं आर्टिकुनो को, उसने बस बिफ्रेंड किया है। अगर आपको भी कंफर्म होना है इसके लिए तो बल्बापीडिया का पेज चेक कर सकते हो। वैसे आर्टिकुनो की अगर हम लोग ऑरिजिन देखें तो वो सिमिरग नाम के एक मिथिकल क्रिएचर पे बेस्ड है। वैसे तो इस लेजेंडरी बर्ड ट्रियो का ट्रियो मास्टर लूगिया को वहाँ जाता है, क्योंकि सेकंड मूवी में जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि जब भी ये तीनों लेजेंडरी बर्ड फाइट कर रहे थे तो वहाँ पे बीच में लूगिया आया था तीनों के अंदर शांति बनाने के लिए एंड अपना फिर ऐश केचम के साथ तो एक अलग ही आर्क था उस मूवी के अंदर। एंड इस ट्रियो का मेन मकसद ये था कि फायर, थंडर एंड आइस इन सभी एलिमेंट्स को पॉकीमॉन वर्ल्ड के अंदर ये सब कंट्रोल करे। एंड बेसिकली यही काम था पॉकीमॉन वर्ल्ड के अंदर इस तीनों ही मेंबर्स का। लेजेंडरी बीस्ट कंसिस्ट होते हैं 3 पॉकीमॉन्स के, एंटी, राइकू एंड सुइकून। ये तीनों ही पॉकीमॉन अपने ओरिजिनल फॉर्म के अंदर बर्न टावर के अंदर मर चुके थे, यानी कि उनका ये इंटेंशन था कि बर्न टावर में जब आग लगी थी
तो वो बाकी जो वहाँ पे लोग थे उनको बचाना चाहते थे, मतलब ऑलमोस्ट इन्होंने ऐसे ही किया। लेकिन इन द एंड कुछ ऐसे हुआ कि वो लोग इस टावर के अंदर जाके फंस चुके थे एंड वहाँ पे वो लोग निकल नहीं पाए थे, तो उन लोगों के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था, मतलब वो लोग वहाँ पे अटक चुके थे। और जोटो की कहानियों में कुछ ऐसा कहा जाता है कि हो ने इन तीनों पॉकीमॉन को मतलब यार फिर से एक लाइफ दे दी थी, एक नई लाइफ को फॉर्म कर दिया था हो ने इन तीनों पॉकीमॉन के लिए। लेकिन अभी भी ये क्वेश्चन है कि तीनों ही पॉकीमॉन ओरिजिनल में कौन से पॉकीमॉन थे, ये किसी को भी नहीं पता, क्योंकि फ्लैशबैक के अंदर इन तीनों पॉकीमॉन को क्लियर शो नहीं किया गया तो वो लोग ओरिजिनल में कौन से पॉकीमॉन्स थे। लेकिन जब हो ने इन लोगों को रिकार्डिनेट कर दिया था, यानी कि अलग लाइफ इन लोगों को मिल चुकी थी, तो उसके बाद इन तीनों ही पॉकीमॉन्स को लेजेंडरी पॉकीमॉन कंसीडर किया जाता था एंड वहाँ के लोग भी इनको एक लेजेंडरी पॉकीमॉन कंसीडर करते थे। एंड यार ऐसा सीन है इन तीनों ही पॉकीमॉन के साथ, ये तीनों ही पॉकीमॉन किसी भी स्टेबल प्लेस पे नहीं रहते हैं, ये तीनों ही पॉकीमॉन पूरे पॉकीमॉन वर्ल्ड में घूमते ही रहते हैं। लेकिन जहाँ पे भी थंडरस्टॉर्म आता है वहाँ पे राइकू की अपीयरेंस होती है एंड फ्रेश वाटर एरियाज के पास सुइकून को स्पॉट किया जाता है और वोल्केनोज के पास एंटे को भी देखा जा सकता है। तो यहाँ पे इन तीनों पॉकीमॉन की वो लैंडमार्क है, यानी कि जब जब ये सब चीज़ ऑकर होती है ये तीनों पॉकीमॉन को वो पर्टिकुलर जगह पे दिखाए जाते हैं। एंड पॉकीमॉन वर्ल्ड के स्टोरी के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे ही सीन है इन तीनों पॉकीमॉन के साथ, यानी इन तीनों ही पॉकीमॉन थंडर, वाटर एंड फायर के साथ यार कनेक्शन है इन तीनों पॉकीमॉन की। जैसे कि इन लोगों की पॉकीमॉन की टाइपिंग है इलेक्ट्रिक, फायर एंड वाटर, तो इन्हीं टाइपिंग पे बेस्ड होके इनकी जो लैंडमार्क एरियाज है एंड इनकी जो पावर्स है और सब में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है। अगर हम लोग अब एनिमे की बात करें तो किसी न किसी मूवी के अंदर इन तीनों की अपीयरेंस हुई है एंड यार अच्छी खासी अपीयरेंस हुई है। जैसे कि पॉकीमॉन मूवी 3 के अंदर एंटे को शो किया गया था, मतलब एंटी उस मूवी के अंदर यार मतलब मेन रोल निभा रहा था अननोन के साथ। उसके पॉकीमॉन फॉरएवर के अंदर सुइकून को भी शो किया गया था, जहाँ पे सुइकून ने उस रिवर वाटर को बिल्कुल फ्रेश वाटर बनाया था। वो सीन आई गेस तुम लोगों को याद होगा, तुम लोगों ने वो मूवी देखी है तो। और उसके बाद पॉकीमॉन की 13th मूवी के अंदर राइकू को भी शो किया गया था और जोरुआ के अंदर मास्टर ऑफ इल्यूजन के अंदर इन तीनों पॉकीमॉन के शाइनी फॉर्म यहाँ पे शो किया गया था। मतलब यार इन तीनों लेजेंडरी पॉकीमॉन के शाइनी फॉर्म तुम लोगों को एनिमे के अंदर दिखाया गया, एनिमे मूवी के अंदर, ये थोड़ी सी बड़ी बात है ना। अब अगर हम लोग इन तीनों ही पॉकीमॉन के ऊपर स्पेसिफिक होकर बातें करें तो राइकू इलेक्ट्रिक टाइप मेंबर है इस ट्रियो का एंड ये लाइटनिंग स्ट्राइक्स को शो करता है जो ब्रास टावर के ऊपर गिरा था। मतलब जब वो ब्रास टावर जला था तब उसके ऊपर जो लाइटनिंग स्ट्राइक्स गिरे थे, मतलब थंडरस्टॉर्म्स, तो उसको ये शो करता है। उसी चीज की पावर यहाँ पे राइकू रखता है। एंड जो फायर टाइप मेंबर है इस ट्रियो का, तो ये वो फायर को शो करता है जिस कारण से ब्रास टावर जल चुका था। एंड सुइकून जो वाटर टाइप मेंबर है इस ट्रियो का, वो यार उस बारिश के पानी को शो करता है जिस कारण से ब्रास टावर की आग बुझी थी। यानी कि सबका एक स्पेसिफिक रोल है और इनकी जो पावर्स है वो भी ब्रास टावर से जुड़ी हुई है। और ऐसे भी कहा जाता है कि ये तीनों ही पॉकीमॉन अलग अलग मतलब सेपरेट होकर घूमते तो है, लेकिन साल में एक बार ये तीनों ही पॉकीमॉन ब्रास टावर के ऊपर आते हैं। मतलब ब्रास टावर से इनके भी यार यादें जुड़ी हुई है। अगर हम लोग गेम्स के अकॉर्डिंग बातें करें तो सुइकून एक डिफेंसिव पॉकीमॉन है, राइकू एक स्पेशल अटैकर पॉकीमॉन है एंड एंटे एक स्पीडी अटैकर पॉकीमॉन है। मतलब इनके स्टैट्स तो भाई यही कहते हैं। और इस ट्रियो का ट्रियो मास्टर है हो, ऑफ कोर्स है हो ने लाइफ दी थी इस ट्रियो को, तो हो ही यहाँ पे ट्रियो मास्टर होगा इस ट्रियो का। और इस ट्रियो को लेजेंडरी बर्ड से बहुत हद तक कंपेयर किया जाता है। मतलब यार देखो लेजेंडरी बर्ड्स की टाइपिंग है एंड इनकी टाइपिंग यार ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे बस एक डिफरेंस है कि आर्टिकुनो के पास आइस टाइपिंग है एंड सुइकून के पास वाटर टाइपिंग, बाकी सब यार बहुत सेम है। और अभी तक किसी को भी नहीं पता है कि ओरिजिनली बीस्ट कौन से पॉकीमॉन थे। यानी यार थ्योरीज तो बहुत सारे इसके ऊपर कि ये कौन से पॉकीमॉन है, लेकिन अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई है कि ये पॉकीमॉन ओरिजिनल में कौन से पॉकीमॉन थे। मतलब फिर इनका जो एक अलग लाइफ आया वो तो आया लेजेंडरी बीस्ट के फॉर्म में, लेकिन असलियत में ये सब पॉकीमॉन कौन से पॉकीमॉन थे। तो यार देखो इनका एक वियर्ड नाम भी है, वो लेजेंडरी डॉग्स, यानी कि इसके पॉकेडेक्स के अकॉर्डिंग ऐसे भी कहा जाता है कि इनको लेजेंडरी डॉग्स के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम लोग रियल लाइफ के अकॉर्डिंग देखें तो ये तीनों पॉकीमॉन टाइगर, लायन एंड चीता पे बेस्ड है। तो हाँ, ये अ काइंड ऑफ स्टोरी एंड एक्सप्लेनेशन थी इस ट्रियो की। हो-Oh एंड लुगिया यानी कि टावर डुगू, ये ऐसे पॉकीमॉन हैं जिनकी एनिमे के अंदर पॉपुलैरिटी बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन इनकी हम लोग ओरिजिन एंड बैक स्टोरी हम लोग जानने वाले थ्रू दिस वीडियो। हो एक ऐसा पॉकीमॉन जिसको एनिमे के अंदर अभी तक गॉड लाइक पॉकीमॉन शो किया गया है। ऐसे बहुत कम ही पॉकीमॉन है पॉकीमॉन के पूरी वर्ल्ड में जिसको गॉड लाइक पॉकीमॉन शो किया गया है, लेकिन उनमें से एक है हो, जिसका जो फेम है पॉकीमॉन एनिमे के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। एंड इसके बराबर पॉकीमॉन एनिमे के अंदर बहुत ही कम ऐसे पॉकीमॉन है जो इसकी बराबरी कर ले। बेसिकली हो इंस्पायर्ड है फ्योनिक्स से। फ्योनिक्स भी एक माइथोलॉजिकल क्रिएचर है। फ्योनिक्स की जो फेम है वो गीक माइथोलॉजी के अंदर बहुत ही ऊपर आती है, जस्ट लाइक हो की जैसे पॉकीमॉन वर्ल्ड में आती है। एंड जैसे फर्स्ट एपिसोड में ऐश को दिखता है हो, तो वहाँ से हम लोगों को एक
फील आई थी भाई ये हो है क्या। अगर तुमने कभी भी कोई पॉकीमोन गेम नहीं खेला और तुम पहली बार वो फर्स्ट एपिसोड देख रहे हो एनिमे का, मेरे अंदर ये क्वेश्चन पक्का है कि आखिर ये पॉकीमोन है क्या और ये पॉकीमोन कुछ ऐसे दिखाया गया है तो कुछ ना कुछ तो इसके साथ होने वाला है। इस पॉकीमोन के साथ हम लोग को बहुत सारी स्टोरी देखने को मिल सकती है एंड कुछ लगभग ऐसे ही हुआ बट नॉट इन दैट वे। बट स्टिल यहाँ पे आई चूज यू के अंदर हम लोग देखे कि हो की जो अपीयरेंस थी वो थोड़ी सी चेंज हो गई थी। यहाँ पे जब हो ऐश के सामने से फ्लाई करता है तब हो का एक फेदर ड्रॉप हो जाता है एंड फिर ऐश उस फेदर को उठाता है और उसको हमेशा अपने पास रखते हैं इसके जर्नी में एंड अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। पर यहाँ पे बहुत से ऐसे थ्योरीज है कि हो के कारण ही ऐश की एज नहीं बढ़ती, जो बस एक थ्योरी है, सच्चाई क्या है ये तो बस क्रिएटर्स ही जाने। बेसिकली हो को गॉड ऑफ स्काई भी कहा जाता है एंड इसके विंग्स की 7 कलर्स इसकी स्पेशलिटी है जो रेनबो को दर्शाता है। एंड ऐसे भी कहा जाता है कि हो हर जगह खुशियाँ जाता है। एक फैक्ट ये भी है कि हो को 5 मूवी के ओपनिंग सीक्वेंस पे दिखाया गया है, जो किसी पॉकीमोन के लिए सबसे ज़्यादा बार ओपनिंग सीक्वेंस में अपना खुद का अपीयरेंस देना है। वैसे तो एक और सरप्राइजिंग बात यह है कि हो हमेशा उड़ता ही रहता है। आई मीन बल्बापीडिया के अकॉर्डिंग हो कभी भी रेस्ट नहीं करता और हमेशा स्काई में रहता है। इसी कारण से हम लोग हो को ह्यूमा बर्ड का एक फिक्शनल वर्जन मान सकते हैं कि ह्यूमा बर्ड भी हमेशा उड़ता ही रहता था। सरप्राइजिंग बात यह है कि वो फ्लाई करते करते ही सोता था। वेल लॉल। हाँ ये थोड़ी वियर्ड बात है लेकिन हाँ यही सच है। एंड अगर हो की भी बात करें तो हो का कैसे सोता है वो तो नहीं पता लेकिन कुछ ऐसे ही होता होगा क्योंकि ये हमेशा उड़ता रहता है। बल्बापीडिया के अकॉर्डिंग हम देखें तो कभी भी रेस्ट नहीं करता, देन सोच सकते हो। एंड अगर मैं इसकी नेम ओरिजिन को सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँ तो हो इस नाम का मीनिंग है एक फियोनिक्स जो किसी एक पर्टिकुलर जगह का किंग है, तो गार्डियन ऑफ स्काई, यानी कि हो की एनिमे के हिसाब से तो यही स्टोरी एंड ओरिजिन थी। लेकिन अब हम लोग बढ़ते हैं गेम डेटा के अकॉर्डिंग। हो को गॉड ऑफ स्काई कहा जाता है, इसी कारण से इसके पास फ्लाइंग टाइप है एंड फियोनिक्स की ओरिजिन से रिलेशन होने के कारण इसके पास फायर टाइपिंग है। अब ये टाइप होने के बावजूद हो के पास फ्लाइंग एंड फायर टाइप के लेवल अप मूव सिर्फ और सिर्फ 3 है एंड नॉर्मल टाइप के लेवल अप मूव 5 है। अब हाँ यहाँ भी एक वियर्ड कॉन्सेप्शन है। हो का सिग्नेचर मूव है सैक्रेड फायर। वैसे तो एक और पॉकीमोन है यानी कि एंटे, ये भी इस मूव को सीख सकते हैं लेकिन तब भी हो का ये सिग्नेचर मूव माना जाता है। मतलब ये मुझे लॉजिक समझ नहीं आया, अगर ये मूव एंटे भी सीख सकते हैं तो ये आखिरकार हो का सिग्नेचर मूव कैसे हुआ। एंड एक और ये वियर्ड फैक्ट थी हो के लिए। लूगिया गार्डियन ऑफ सी एंड इसको ट्रियो मास्टर भी कहा जाता है, लेजेंडरी बर्ड ट्रियो का। लूगिया एक ऐसा पॉकीमोन है जो मोस्ट ऑफ द टाइम समुद्र के सबसे बॉटम में रहता है एंड ऐसा माना जाता है कि जब भी सी में तूफान आता है उस वक्त लूगिया हमेशा अपीयर होता है। पहले तो मूवीज़ के अंदर हम लोगों को ऐसा शो किया गया था कि लेजेंडरी बर्ड्स का जो फाइट चल रही थी आपस में उसको लूगिया ने शांत किया था। और फिर जोटो के एपिसोड में एक मदर लूगिया एंड उसके बच्चे को दिखाया गया था। ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहा था। वेल होना भी चाहिए, लूगिया जनरलिस्ट पॉकीमोन है, तब भी उसका बच्चा कैसे हो सकता है, ये तो कंट्रोवर्सी की बात है। लेकिन कंट्रोवर्सी तो पॉकीमोन एनिमे का एक पार्ट है, एक हिस्सा बनी चुकी है। एक ये फैक्ट है कि अगर लूगिया अपने विंग्स को जोर से हिलाए तो 40 डेज के लिए वो पर्टिकुलर जगह पे तूफान आ सकते हैं जहाँ पे उसने अपने पंख को जोर से हिलाया था। वैसे तो लूगिया की अपीयरेंस टोटल 14 टाइम्स एनिमे मूवीज एंड एनिमे के एपिसोड को मिला के हो चुकी है। वैसे तो एक और बात काफ़ी डिबेटेबल है कि लूगिया के पास आखिर वाटर टाइपिंग क्यों नहीं है। उसको गार्डियन ऑफ सी कहा जाता है, फिर भी उसके पास वाटर टाइपिंग नहीं है। ये बहुत ही इलॉजिकल बात है, लेकिन क्या ही कर सकते पॉकीमोन कंपनी के लिए हम लोग तो। लेकिन इसके पास जो करंट टाइपिंग है फ्लाइंग एंड साइकिक, उस टाइप के भी इसके पास सिर्फ 2 मूव्स ही है जो लेवल अप होके ये सीख सकता है। पर फिर भी लूगिया का वाटर टाइपिंग को लेके ये कंट्रोवर्सी तो कभी खत्म होने वाली नहीं है। व्हाट यू थिंक कि क्या रीजन हो सकता है कि लूगिया के पास वाटर टाइपिंग नहीं है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। लूगिया के सिग्नेचर मूव पे अगर हम लोग नजर डालें तो वो है एरोब्लास्ट, जिसकी एक्यूरेसी 95% है एंड पावर 100। बाय द वे लूगिया वेवर्न नाम के एक क्रिएचर पे भी बेस्ड है और रियूजिन पे भी बेस्ड है लूगिया। रियूजिन भी लूगिया की तरह समुद्र के बॉटम में ही रहता है, तो इस कारण से हम लोग लूगिया को रियूजिन से काफी ज्यादा सिमिलर मान सकते हैं। बाय द वे यही थी डिटेल्स टावर ट्रियो यानी कि हो एंड लूगिया के बारे में। फेदर ट्रियो यानी कि रिक्वेजा, ग्रूडॉन एंड कायोगर, ये 3 ऐसे पॉकीमोन हैं जो वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रियो के पार्ट है। और इस वीडियो के अंदर हम लोग इन्हीं की पावर्स, ओरिजिन और अ काइंड ऑफ स्टोरी जानने वाले।
ग्रूडॉन वोल्केनोस इरप्ट हुए थे जब ग्रूडॉन का असली में जन्म हुआ था। पर यहाँ पे ग्रूडॉन ज़मीन को अपने पावर्स के थ्रू एक्सपैंड कर सकता है एंड यही इसकी स्पेशलिटी है। इसकी स्पेशलिटी यही मानी जाती है क्योंकि ये ज़मीन को एक्सपैंड कर सकता है। आई मीन ये ज़मीन के लैंड मास को बढ़ा सकता है। और मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग तो ये भी कहा गया है कि ये लोगों को फ्लड से बचाया है। आई मीन कहीं पे भी अगर बाढ़ आई है तो लोगों को ये बचाता भी है फ्लड से, ऐसा मैथोलॉजी के हिसाब से कहा गया है। यानी कि पुराने दिनों में कुछ न कुछ ऐसे इंसिडेंट तो पक्का हुआ होगा। इसी कारण से तो यहाँ पे मैथोलॉजी के अंदर ऐसे कहा गया था। ये हम लोगों को गेम्स के अंदर पॉकेडेक्स एंट्रीज के हिसाब से मिली है। बेसिकली अगर हम लोग देखें तो ग्रूडॉन का असली मकसद क्या था, तो वो बस पृथ्वी के जो लैंड मास था उसको बढ़ाना चाहता था। आई मीन मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जहाँ पे भी समुद्र है उन सब एरिया को लैंड बनाना चाहता था। कुछ ऐसा मकसद था, कुछ ऐसा मोटिव था ग्रूडॉन का जो काइंड ऑफ सही नहीं है। बिकॉज अगर तुम सभी जगह कोई ज़मीन बना दोगे फिर यहाँ पे रिसोर्सेज की तो कमी हो ही जाएगी एंड ये पॉकीमन वर्ल्ड में भी बहुत ही इफेक्ट कर सकती थी। और तो और ये बात भी है कि ग्रूडॉन के पास वोल्केनोस इरप्ट करने के भी पावर्स है। आई मीन कि ग्रूडॉन कहीं पे भी कभी भी वोल्केनोस को इरप्ट कर सकता है, वो उसके हाथों में है। ग्रूडॉन के पास ये सबसे अच्छी कैपेबिलिटी है और इसी कारण से ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव पॉकीमन माना जाता है। और इसी वजह से भी ग्रूडॉन को इतना पावरफुल पॉकीमन इन द एनिमे दिखाया गया है और गेम के अंदर भी ये बहुत ही ज़्यादा डेडली पॉकीमन है। और एनिमे के अंदर इसकी पावर से वोल्केनो इरप्ट करने का, तो वही इसको थोड़ा खास बनाता है और थोड़ा सा मॉन्स्टर्स बनाता है। और अगर हम लोग पॉकीमन एनिमे की मूवीज़ की बात करें तो वहाँ पे ग्राउडॉन वर्सेस कायोगर, इन दोनों में बहुत ही धमाकेदार बैटल्स हम लोग को देखने को मिली है मूवीज़ के अंदर भी एंड एनिमे के कुछ एपिसोड्स के अंदर भी। और गेम्स के अंदर तो बिल्कुल मास्कोट चीज़ है ये, गेम्स के अंदर तो ये होना ही है। कायोगर ये एक ऐसा पॉकीमन जिसको सी एरिया को बढ़ाना है। जैसे कि हम लोगों ने पिछले बात किया कि ग्राउडॉन ये चाहता था कि वो लैंड के एरिया को इंक्रीज करे, लेकिन यहाँ पे कायोगर का ये फीचर है कि वो सी एरिया को बढ़ाना चाहता था। नेचर का पूरा पावर अपने अपने पास लेना चाहते थे। इसी कारण से कायोगर वर्सेस ग्राउडॉन हम लोग को बहुत बार देखने को मिला है। बल यहाँ पे टीम मैग्मा एंड टीम एक्वा का भी बहुत ही बड़ा हाथ, क्योंकि यही दो इवल टीम है जिन्होंने वापस जगह दिया था एनिमे के अंदर एंड गेम्स के अंदर ग्रूडॉन एंड कायोगर को। एंड इसी कारण से हम लोग को एनिमे एंड गेम्स के अंदर ग्रूडॉन एंड कायोगर की फाइट देखने को मिली। और इन लोगों का ये मकसद भी था कि ये लोग जाइंट रॉक को बिल्कुल ही ओन कर पाए, मतलब अपने ही बना ले जाइंट रॉक को, क्योंकि वही वो चीज़ है जहाँ पे ये दोनों के पास नेचर के फुली पावर आ जाए, जो दोनों में से कोई भी नहीं चाहता कि दूसरे के पास जाए। इसीलिए लोग फाइट करते थे एंड यही जो मेन सिनेरियो था ग्राउडॉन और कायोगर की जो फाइट की, तो यही था जाइंट रॉक को पाना और नेचर का पूरा पावर अपने पास लेना। क्योंकि एक पॉकीमन चाहता था पूरे अर्थ को समुद्र बना देना और एक पॉकीमन चाहता था कि पूरे अर्थ को लैंड बना देना। तो यहाँ पे ये मेन रीजन था जिस कारण से इन दोनों में हमेशा फाइट होती रहती थी। वैसे तो मेगा इवोल्यूशन स्पेशल में भी हम लोगों को ग्राउडॉन वर्सेस कायोगर दिखाया गया है एंड वहाँ पे ये लोग अपने नॉर्मल फॉर्म में नहीं थे, वहाँ पे ये लोग थे अपने प्राइमल फॉर्म में, जो यहाँ पे इन लोगों के पास जो फाइटिंग स्किल्स थी और इंक्रीज कर देती थी एंड वो बैटल और ज़्यादा इंटेंस हो गया था। फाइट रोकने के लिए रेक्वाइजर को बार बार बीच में आना ही पड़ता है इन दोनों के बीच में शांति क्रिएट करने के लिए। एंड अगर ये दोनों लड़ते रहेंगे तो पूरा रीजन, पूरा पॉकीमन का वर्ल्ड ही तबाह हो जाएगा। इसे रेक्वाइजर को यहाँ पे बीच में तो आना ही पड़ता है। एंड अगर हम लोग ओरिजिन की बात करें तो कायोगर लेविथान पे बेस्ड है एंड ग्रूडॉन बेहेमोथ पे। कायोगर की सिग्नेचर मूव है ओरिजिन पल्स जिसकी पावर है 110 एंड ग्रूडॉन की सिग्नेचर मूव है पेरिसिपाइस ब्लेड जिसकी पावर है 120। चलिए गाइस, अभी तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बी श्योर टू लीव अ लाइक एंड पहली बार अगर चैनल विजिट करो तो सब्सक्राइब भी कर दो। तो आज का पॉकेट क्विज है कि इस पॉकीमन का इवोल्यूशन कौन है एंड ये रहे पिछले पॉकेट क्विज के विनर्स। रेक्वेजा को ऐसे कहा जाता है कि वो पॉकीमन अर्थ के ओजोन लेयर में रहता है, अर्थ के अंदर बहुत ही कम आता है और बहुत सारे ऐसे केस भी है जहाँ पे उसने अपना अपीयरेंस दिखाया अर्थ के अंदर। फर्स्ट केस बेसिकली वही होता है जब ग्रूडॉन एंड कायोगर एक दूसरे के अंदर फाइट करते रहते हैं और इन दोनों के बीच में शांति मनाने के लिए रेक्वेजा को अर्थ के अंदर वापस आना पड़ता है। और सेकंड केस है एनिमे के अंदर ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज है जहाँ पे हम लोग को रेक्वेजा को देखने को मिला है। बहुत सारी ऐसी एनिमे मूवीज है जहाँ पे हम लोग को रेक्वेजा को देखने को मिला है एंड इवन हम लोग को रेक्वेजा को शाइनी फॉर्म में भी देखने को मिला है। और रेक्वेजा को शाइनी फॉर्म में देखना बहुत ही रेयर चीज़ है, लेकिन एनिमे के अंदर ऐसा दिखाया गया है क्योंकि एनिमे में तो कुछ भी हो सकता है भाई।
और अगर हम लोग रेक्वेजा के मेगा इवोल्यूशन के बारे में जानने की कोशिश करें तो ऐसे कहा गया है तो इसकी बॉडी में जो मेटेरॉइड्स के पार्टिकल है वही इसको मेगा इवॉल्व होने के लिए पावर प्रोवाइड करती है एंड इसी कारण से इसको मेगा इवॉल्व होने की कोई भी मेगा स्टोन या फिर किसी ट्रेनर की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इसके बॉडी के जो मेटेरियल पार्टिकल्स है वही इसको इतना पावर प्रोवाइड कर देते हैं जितना एक मेगा स्टोन पावर प्रोवाइड करता है मेगा इवॉल्व होने के लिए। अगर आपको याद होगा तो मेगा इवोल्यूशन स्पेशल एपिसोड के अंदर एनिमे के अंदर स्टीवन एंड अलायन ने कोशिश किया था रेक्वेजा से फाइट करने की, लेकिन वो बैटल बहुत ही कम देर तक चला और स्टीवन एंड अलायन दोनों उस वक्त के चैंपियंस थे। वो दोनों को रेक्वेजा ने एक चुटकी में डिफीट कर दिया, बहुत ही जल्दी हार गए थे वो दोनों ही ट्रेनर। तो बेसिकली यहाँ से हम लोग को रेक्वेजा की पावर्स की पता चलता है कि स्टीवन एंड अलायन के पास बहुत ही अच्छी पॉकीमॉन्स थे, दोनों ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉकीमॉन्स ओन करते थे, लेकिन रेक्वेजा ने दोनों की पॉकीमॉन्स को बहुत ही ईजिली हरा दिया था। और हम लोग रेक्वेजा की ओरिजिन की बात करें तो रेक्वेजा बेसिकली चाइनीज ड्रैगन पे बेस्ड है। रेक्वेजा का सिग्नेचर मूव है ड्रैगन एसेंट जिसकी पावर होती है 120। डाइलगा, पाल्किया एंड गिराटीना यानी कि क्रिएशन तीनों के तीनों ही मेंबर्स, इनका बहुत ही बड़ा हाथ था पॉकीमॉन वर्ल्ड के क्रिएशन में एंड जो लिवलीहुड है पॉकीमॉन वर्ल्ड में उनको चलाने के लिए। तो आज हम लोग इन्हीं की ओरिजिन और इन्हीं की स्टोरी जानने वाले, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना एंड कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन पक्का मिलेगी आपको। डाइलगा, कंट्रोलर ऑफ टाइम, जो टाइम में कहीं पे भी आगे या पीछे जा सकता है। डाइलगा एक ऐसा पॉकीमॉन है जिसके जन्म होने के बाद से ही टाइम की शुरुआत हुई। ऐसा भी कहा जाता है कि डाइलगा की हार्ट बीट से ही टाइम का फ्लो होता है। मेरा मतलब है कि जब डाइलगा का दिल धड़कता है उसी के कारण टाइम भी आगे बढ़ता है। अब यहाँ से हम लोग को ये बात भी पता चलता है कि अगर डाइलगा ना हो तो टाइम नहीं रहेगा, टाइम खत्म हो जाएगा। अगर हम लोग इस बात को एक और तरीके से देखें तो अगर डाइलगा को टाइम को रोकना पड़ेगा तो डाइलगा को खुद को ही मारना पड़ेगा, तभी वो टाइम जाके रुकेगा। थोड़ा सा वियर्ड है सुनने में, लेकिन हाँ डाइलगा को खुद को ही मारना होगा टाइम रोकने के लिए, क्योंकि जैसे कि हम लोगों ने पीछे देखा डाइलगा के हार्ट बीट से ही टाइम चलती है। तो डाइलगा को अपनी हार्ट बीट को रोकना होगा, इट मीन्स कि उसको मरना होगा। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि डाइलगा जब तक मरे ना तब तक टाइम खत्म नहीं होगा पॉकीमॉन वर्ल्ड के अंदर। डाइलगा होल्ड करता है एडमेंट ऑर्ब। अब ये आइटम सिर्फ और सिर्फ डाइलगा के लिए एक्सक्लूसिव है, क्योंकि ये आइटम सिर्फ और सिर्फ डाइलगा के ही पावर्स को इंक्रीज करते हैं एंड ये डाइलगा का एक एक्सक्लूसिव आइटम है। अगर कोई और पॉकीमॉन इस आइटम को होल्ड करे तो उसके ऊपर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन डाइलगा के ऊपर ही सिर्फ और सिर्फ इसका इफेक्ट पड़ेगा। डाइलगा के डिजाइन में भी उसके चेस्ट के पास एक डायमंड शेप बना हुआ है, तो वही वो सोर्स है जहाँ से डाइलगा अपने एक्सक्लूसिव अटैक करता है। बाय द वे वो डायमंड शेप जो डाइलगा के चेस्ट पे है वो काफ़ी हद तक एडमेंट ऑर्ब से भी बहुत ही ज़्यादा मिलता जुलता है एंड डाइलगा का एक्सक्लूसिव अटैक रोर ऑफ टाइम भी उस डायमंड शेप थिंग से रिलीज होता है जो डाइलगा के बॉडी पे है। तो यहाँ पे हम लोग वो जो डायमंड शेप है डाइलगा के बॉडी पे उसको डाइलगा के लिए बहुत ही खास मान सकते हैं, क्योंकि वही वो चीज़ है जहाँ से डाइलगा अपने एक्सक्लूसिव अटैक्स करता है एंड वही वो चीज़ है जो डाइलगा के बॉडी को सबसे ज़्यादा काम रखती है। पाल्किया, कंट्रोलर ऑफ स्पेस। डायमेंशन तो इसके लिए कुछ भी नहीं है, एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जाना इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजिली ये कर सकता है। इतनी बड़ी ट्रैवलिंग टाइम स्पैन को एक झटके में ही कर सकता है एंड ऐसे कहा गया है कि पाल्किया के हर एक सांस से स्पेस और स्टेबल बनता है। इसका मतलब हम लोग ये मान सकते हैं अगर पाल्किया खत्म तो स्पेस खत्म। इसका मतलब यहाँ पे इम्पोर्टेंस पाल्किया की भी बहुत ही ज़्यादा है। पाल्किया ना रहेगा तो स्पेस नहीं रहेगा, स्पेस नहीं रहेगा तो कुछ रहेगा, और अगर स्पेस नहीं रहेगा तो पॉकीमॉन वर्ल्ड में बहुत सारे माइनकाइंड में प्रॉब्लम ऑकर हो सकती है। इसीलिए पाल्किया की भी इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। बाय द वे पाल्किया होल्ड करता है लस्ट्रस ऑर्ब, इससे इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है एंड लस्ट्रस ऑर्ब सिर्फ और सिर्फ पाल्किया के लिए ही एक्सक्लूसिव है। जैसे कि डाइलगा के लिए एक्सक्लूसिव था एडमेंट ऑर्ब, उसी तरीके से पाल्किया के लिए लस्ट्रस ऑर्ब एक्सक्लूसिव है और कोई पॉकीमॉन इसका यूज़ करेगा तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाएगा, लेकिन ये बस पाल्किया पे ही इफेक्ट दिखाएगा। वैसे तो जैसे डाइलगा के बॉडी पर वो डायमंड शेप बनी हुई थी, कुछ उसी तरीके से पाल्किया के भी हाथों पे एक सर्कल शेप बनी हुई है एंड उसका कलरेशन देखे तो वो पर्ल जैसा लगता है। और जैसा कि हम जानते हैं पॉकीमॉन पर्ल वर्जन का एक्सक्लूसिव पॉकीमॉन है, इसीलिए वहाँ पे क्रिएटर्स ने पर्ल डिजाइन का वो शेप बनाया है। ऐसे तो वो शेप बहुत हद तक लस्ट्रस ऑर्ब से भी मिलती है। तो यहाँ पे हम लोग जो क्रिएटर्स ने बनाया है तो उनका जो कॉन्सिक्वेंसेस था कुछ ना कुछ आइडिया हम लोगों को पक्का लग रहा है इधर। पाल्किया अपने एक्सक्लूसिव मूव स्पेशल रेंड की पावर्स भी उसी पर्ल शेप के थिंग से निकालता है।
जो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे वो इसका एक्सक्लूसिव थिंग है, तो उसी से वो अपना पावर को इमिट करेगा, जस्ट लाइक जैसे डायरिया करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बी श्योर टू ड्रॉप अ लाइक, एंड अगर पहली बार देख रहे हो इस चैनल को तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड नाउ लेट्स कंटिन्यू। गिलियोटिना एंटी मैटर जिसके कंट्रोल में है। एंटी मैटर एक ऐसी चीज है जो बहुत ही बड़ा डिस्ट्रक्शन कर सकती है, एंड गिलियोटिना को रेनेगेड पॉकीमॉन भी कहा जाता है। वैसे तो एनिमे के अकॉर्डिंग गिलियोटिना एक इविल पॉकीमॉन है। उसने आर्सिस की बात नहीं मानी और वो अपनी तरीके से पूरी पॉकीमॉन वर्ल्ड को क्रिएट करना चाहता था, तो आर्सिस ने उसको डिस्टोरेशन वर्ल्ड में कैद कर दिया और वहीं पे उसकी असली फॉर्म यानी कि ओरिजिन गिलियोटिना फॉर्म की ऑकरेंस हुई, जो ग्रेशियस और उसके लिए एक एक्सक्लूसिव आइटम है। ओरिजिन फॉर्म को ही इसकी जो मेन फॉर्म है वो कहा जाता है। वैसे तो शैडो फोर्स गिलियोटिना की मेन एंड एक्सक्लूसिव मूव है। वेल यहाँ पे हमने बोल सकते हैं कि गिलियोटिना देखो ये इवल नहीं था, लेकिन वो इवल भी था। कुछ ऐसा हम लोग को बोलना होगा, क्योंकि गिलियोटिना की जो सोच थी वो खराब नहीं थी, लेकिन उसने कुछ अलग ही तरीका अपना लिया, जिस कारण से जो मैनकाइंड पे इफेक्ट पड़ता पॉकीमॉन वर्ल्ड की भी बहुत ही गंदे तरीके से इफेक्ट पड़ता। एंड मूवीज के अंदर भी हम लोग को गिलियोटिना के बारे में कुछ ऐसे दिखाया गया था। गिलियोटिना असली में बुरा नहीं था, लेकिन उसका जो तरीका था काम करने का वो गलत था। ऐसा कुछ दिखाया गया था हम लोग को मूवीज के अंदर, एंड वो कई हद तक सच भी है। एंड वही बात असली रियलिटी है गिलियोटिना की। एंड अगर डिजाइन की बात करें तो ओरिजिन फॉर्म में गिलियोटिना थोड़ा ज्यादा घोस्टली नेचर का हो जाता है। नॉर्मल फॉर्म पे गिलियोटिना पे ड्रैगन बिल्कुल सूटेबल है, एंड जिस हिसाब से इसको ड्रैगन एंड घोस्ट टाइपिंग दी गई है वो बिल्कुल परफेक्ट है इसके लिए, क्योंकि जो बैलेंस रखता है गिलियोटिना घोस्ट एंड ड्रैगन टाइपिंग के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, तो वो भी बहुत ही सही है। एंड जो क्रिएटर्स ने इसका डिज़ाइन किया है बिल्कुल गजब क्या किया है। ये बहुत ही बैलेंस्ड पॉकीमॉन है गिलियोटिना। अगर हम डिज़ाइन के अकॉर्डिंग देखें तो घोस्ट एंड ड्रैगन टाइप बहुत ही सूटेबल है इसके पास, एंड मूव सेट भी देखें तो इसकी बहुत ही सही है इस टाइपिंग के हिसाब से। एंड गिलियोटिना के पीछे बहुत सारी बैक स्टोरी है, यही सिर्फ कुछ एक्सक्लूसिव बैक स्टोरी थी या फिर कुछ जो इंपॉर्टेंट बैक स्टोरी थी। गिलियोटिना अच्छा पॉकीमॉन था, लेकिन उसको समय के साथ सही तरीका नहीं आया कि कैसे एक्शन लिया जाए। इसी कारण से गिलियोटिना को डिस्टोरेशन वर्ल्ड में कैद कर दिया गया। ओरिजिन फॉर्म इसके लिए कुछ ज़्यादा खास है, क्योंकि वो वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही पावरफुल हो जाता है, एंड वही उसका बेसिकली मेन फॉर्म है, वहीं पर उसकी असली ताकत का पता चलता है। एंड डिस्टोरेशन वर्ल्ड को ही गिलियोटिना का घर माना जाता है, यानी कि उसकी होमलैंड डिस्टोरेशन वर्ल्ड ही है। तो ये थी ओरिजिन या फिर स्टोरी बोल सकते हो डायल्गा, पाल्किया एंड गिलियोटिना, यानी ये क्रिएशन ट्रियो के तीनों ही मेंबर्स की। इस पार्ट के अंदर हम लोग बात करने वाला टाउ ट्रियो की। तो टाउ ट्रियो को कभी कभी एनर्जी ट्रियो के नाम से जाना जाता है, एंड इस ट्रियो के अंदर 3 पावरफुल लेजेंडरी पॉकीमॉन एग्जिस्ट करते हैं, एंड ये तीनों ही पॉकीमॉन ऐसे कहा जाता है कि यूनोवा रीजन के हैं। तो ये तीनों ही पॉकीमॉन है रेशिराम, जेक्रोम एंड क्यूरेम। एंड यूनोवा के मिथ के अकॉर्डिंग ऐसे कहा गया था कि एक वॉर के अंदर इस ट्रियो का फॉर्म हुआ था, यानी कि ट्रियो जब फॉर्म हुए थे तब पॉकीमॉन वर्ल्ड के अंदर एक वॉर चल रहा था। इस ट्रियो के अंदर सभी पॉकीमॉन्स के पास ड्रैगन टाइप तो भाई ऑफकोर्स यहाँ पे रहनी ही है, और रेशिराम और जेक्रोम के पास जो बेस स्टैट्स है वो 680 के है, एंड वहीं पे क्यूरेम के पास जो बेस स्टैट्स है वो 660 के है। इस ट्रियो के हर मेंबर्स के पास अपने अपने अलग अलग टाइपिंग के पावर्स है, मतलब अलग अलग चीज़ों को वो कंट्रोल कर सकते हैं। रेशिराम रिप्रेजेंट करता है यांग को, एंड वो फायर को कंट्रोल करता है, एंड जेक्रोम रिप्रेजेंट करता है यिन को, जो थंडर को कंट्रोल करता है, एंड वहीं पे क्यूरेम रिप्रेजेंट करता है वूजी को, जो यहाँ पे आइस को कंट्रोल करता है। अब यार देखो, मिथ्स के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ यहाँ पे इसके बैक स्टोरी को जानेंगे। तो मिथ्स के अकॉर्डिंग ऐसे कहा जाता है कि इन तीनों ही पॉकीमॉन पे पास ना पहले कोई रिलेशनशिप नहीं था, यानी कि ये तीनों ही पॉकीमॉन पहले एक पॉकीमॉन थे। उस पॉकीमॉन का नाम था ऑयस्टर ड्रैगन, एंड उस टाइम के हिसाब से ऐसे कहा जाता था कि ये पॉकीमॉन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉकीमॉन था पूरे पॉकीमॉन के वर्ल्ड के अंदर, और ये पॉकीमॉन ट्विन हीरोज के पास एग्जिस्ट करते थे। ट्विन हीरोज में जो दोनों भाई थे उनमें से एक भाई आइडियल को प्रेफर करता था, एक भाई ट्रूथ को प्रेफर करता था। इसी कारण से इन दोनों भाई के बीच में आपस में भाई बहुत ही लड़ाई हुआ, तो इसके कारण से जो ऑयस्टर ड्रैगन था ना वो खुद को स्प्लिट कर लिया, एक चला गया बड़े भाई के पास, एक चले गए छोटे भाई के पास। तो हाँ, यहाँ पे दोनों पॉकीमॉन स्प्लिट हो गया जेक्रोम एंड रेशिराम में, एंड जो रेसिड्यू बच गया उससे निकला क्यूरेम। एंड यार क्यूरेम के लिए एक और थ्योरी है, क्यूरेम की एक और थ्योरी ये कहते हैं कि आईसी मिट्योर पॉकीमॉन वर्ल्ड के अंदर क्रैश किया, एंड उस जगह को जायंट कैसम बोलते हैं। अगर तुमने खेला होगा पॉकीमॉन ब्लैक एंड व्हाइट 2 या पॉकीमॉन ब्लैक एंड व्हाइट, तुम्हें पता होगा जायंट कैसम के लिए। अब यहाँ पे पॉकीमॉन वालों ने खुद भी कंफर्म नहीं किया कि कौन सी थ्योरी यहाँ पे सच है। तो टाउ ट्रियो के पास अभी भी बहुत ज्यादा पावर्स है, लेकिन अगर अभी भी वो अपने ओरिजिनल ड्रैगन वाले फॉर्म में होते तो ड्रैगन टाइप में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉकीमॉन भाई यही रहते।
ऑरा ट्रियो यानी कि जर्नियस, यूवेल्टाल एंड ज़ाइगार्ड, आज हम लोग इन्हीं के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। वेल बेसिकली इनके बारे में जितने भी कंसेप्शंस हैं आज हम लोग सभी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ऑरा ट्रियो मेरे ख्याल से थोड़े से अंडररेटेड है बिकॉज इनके पास कैपेबिलिटीज़ बहुत सारी है एंड ऐसे बहुत सारे लेजेंडरी पोकेमॉन हैं जिनके पास उतनी ज़्यादा पावर्स नहीं है लेकिन फिर भी लोग उसको बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मानते हैं। एंड इसके साथ बिल्कुल उल्टा है, इनके पास पावर्स बहुत है लेकिन पता नहीं क्यों ये उतने पॉपुलर नहीं है। बट स्टिल आज हम लोग इनके ऊपर ही बिल्कुल जितनी भी थ्योरीज है एंड जितने भी कंसेप्शंस है सभी को डिस्कस करने वाले हैं। जर्नियस को अपने एटर्नल लाइफ को शेयर करने के लिए जाना जाता है। वह एटर्नल लाइफ होता क्या है? तो एटर्नल लाइफ एक ऐसा लाइफ है जिसकी कोई बिगनिंग एंड कोई एंडिंग ना हो। तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि जर्नियस अ काइंड ऑफ इमॉर्टल है बिकॉज जर्नियस की लाइफ की ना बिगनिंग है ना कोई एंडिंग। तो ऐसा तो हम लोग कह ही सकते हैं कि जर्नियस इमॉर्टल है। और जर्नियस जब अपने लाइफ को शेयर करते हैं, अपने एटर्नल लाइफ को शेयर करते हैं, तब उसकी जो हॉर्न्स है वो 7 डिफरेंट कलर्स में चेंज हो जाती है। जैसे कि हम लोग उसको एक्टिव मोड कहते हैं जर्नियस का। अगर जर्नियस अपनी लाइफ एनर्जी को कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंड कर देता है तो 1000 साल के लिए वो ट्री बन के रेस्ट करते हैं एंड उस टाइम वो अपनी जो एनर्जी है उसको वापस से रीगेन करते हैं। एंड सेम हम लोग के एनिमे के अकॉर्डिंग बताया गया है। फिर एनिमे के अकॉर्डिंग जैन ऑन आइला, ये दोनों का जो स्टोरी था, ये दोनों का जो आर्क आया था वो बहुत ही सही एक्सप्लेन करते हैं जर्नियस एंड यूवेल्टाल को। जर्नियस के अगर हम लोग ऑरिजिन देखें तो एक्स मान पे भी बेस्ड हो सकते हैं जर्नियस, क्योंकि जर्नियस का जो हॉर्न है वो थोड़ा सा एक्स का सिंबल देता है। उसके बाद एक एक्सटिंक्ट स्पीशीज है इलाकैडोस, तो उसके ऊपर भी बेस्ड हो सकता है। वह जो इलाकैडोस नाम की स्पीशीज़ है वो डियर की एक स्पीशीज़ हुआ करती थी पहले, पर डियर जैसी दिखने वाली स्पीशीज़। और जर्नियस भी तो कुछ वैसे ही दिखता है, जर्नियस भी काइंड ऑफ डियर जैसे ही दिखता है अगर हम लोग सही से उसको देखें तो। एंड जर्नियस का जो नेम ऑरिजिन है वो भी डियर की लैटिन वर्ड पे बेस्ड है एंड वो वर्ड है सर्नियस। जर्नियस एंड सर्नियस बहुत हद तक सेम है। वेल यहाँ पे सिर्फ एक अल्फ़ाबेट का चेंज है, वहाँ पे सी की जगह पे बस एक्स आ गया जर्नियस के नेम पे। वेल ये मास्कोट पॉकीमॉन है पॉकीमॉन एक्स का शायद से, इसलिए यहाँ पे एक्स आया हो। एंड जर्नियस के पास अपना एक सिग्नेचर मूव है वो है जियोमैंसी। यूवेल्टाल द डिस्ट्रक्शन पॉकीमॉन, इसके नाम से पता चल रहा है कि इसके पास क्या कैपेबिलिटीज़ होते हैं। तो जब यूवेल्टाल अपने मेन फॉर्म में होता है, वह यूवेल्टाल के एक ककून फॉर्म में है और एक इसका मेन फॉर्म है। तब जब उसका मेन फॉर्म में रहता है तो वो किसी की भी लाइफ को एब्जॉर्व कर सकता है अपने अंदर। यानी कि मैं अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो किसी की भी लाइफ को छीन सकता है, मतलब किसी को भी मार सकता है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। एंड यूवेल्टाल बिल्कुल ऑपोजिट है जर्नियस का। जर्नियस अपने एटर्नल लाइफ को सबको देता है एंड यूवेल्टाल सभी की लाइफ को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है। एंड जब यूवेल्टाल एब्जॉर्व करते हैं किसी की भी लाइफ को तो वो कन्वर्ट हो जाता है अपने ककून फॉर्म में एंड ककून फॉर्म में ही रह के वो लाइफ को एब्जॉर्व करने के बाद रेस्ट करता है। एंड यूवेल्टाल की अगर हम ऑरिजिन देखें तो लॉन्ग टेल विडो बर्ड पे यूवेल्टाल बेस्ड हो सकते हैं बिकॉज यूवेल्टाल एंड ये बर्ड बहुत हद तक सेम है। देखो यूवेल्टाल के नाम में आता है यूवेल एंड यूवेल का मीनिंग होता है ईविल, तो ईविल यूवेल्टाल थोड़ा सा मैचअप भी करते हैं, इसीलिए यूवेल्टाल रिलेशन यहाँ पे ईविल से ली गई थी। एंड ईविल का जो एक और सैनोनियम है वो है यूवेल एंड जो यहाँ पे टाल आया वो तो पॉकेमॉन कंपनी जाने। एंड यूवेल्टाल का जो सिग्नेचर मूव है वो है ऑब्लिवियन विंग। ज़ाइगार्ड, इसको बेसिकली ऑर्डर पॉकीमॉन कहा जाता है। ज़ाइगार्ड के मेन 2 फीचर्स है, वो है ज़ाइगार्ड कोर एंड ज़ाइगार्ड सेल। ज़ाइगार्ड कोर उसके ब्रेन की तरह काम करता है एंड वही ज़ाइगार्ड सेल उसके बॉडी के फॉर्म में काम करता है। एंड ज़ाइगार्ड सेल के अंदर कोई भी कैपेबिलिटीज़ नहीं होती है सोचने की, यानी कि ज़ाइगार्ड सेल कुछ भी सोच नहीं सकता। एंड वही ज़ाइगार्ड कोर सोच तो सकता है लेकिन कोई मूव अटेम्प्ट नहीं कर सकता। एंड ये दोनों ही ज़ाइगार्ड कोर एंड ज़ाइगार्ड सेल आपस में मिलकर ही कुछ ना कुछ मूव अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड एक अलग पॉकेमॉन बना सकते हैं। लेकिन ज़ाइगार्ड सेल एंड ज़ाइगार्ड कोर अलग अलग कुछ भी नहीं कर सकते, यानी कि ऐसा हम लोग कह सकते हैं एक दूसरे के ऊपर ये लोग डिपेंडेंट है। एंड ज़ाइगार्ड के फॉर्म जो है इन्हीं पे बेस्ड है कि कितने कोर्स एंड कितने सेल प्रेजेंट है, उसी के हिसाब से ज़ाइगार्ड के 10% फॉर्म, 50% फॉर्म एंड कंप्लीट फॉर्म अब बनता है। वैसे तो ज़ाइगार्ड का मेन काम है इकोसिस्टम को सेफ रखना। एंड एनिमे के अकॉर्डिंग ऐसा कहा गया है कि जब ज़ाइगार्ड अपने कंप्लीट फॉर्म में आ जाता है तब जर्नियस एंड यूवेल्टाल इन दोनों की पावर्स को कंबाइन करके जितनी पावर्स आती है वो सिर्फ और सिर्फ अकेले ज़ाइगार्ड के कंप्लीट फॉर्म में उसकी पावर्स आती है। यानी सोच सकते हो कि ज़ाइगार्ड कितना ज़्यादा पावरफुल है। इसी कारण से बोल रहे थे ये थोड़ा सा अंडररेटेड पॉकीमॉन है लेकिन पावर्स बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। XYZ के आर्क के अंदर ज़ाइगार्ड को हम लोग को बहुत बार दिखाया गया है एंड ज़ाइगार्ड के तीनों फॉर्म्स को XYZ का जो आर्क चला था उसके अंदर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था। लेकिन अगर हम लोग गेम्स की बात करें तो X और Y गेम में सिर्फ और सिर्फ हम लोग को ज़ाइगार्ड के 50% फॉर्म ही मिलता है, बाकी ज़ाइगार्ड के फॉर्म्स XY गेम में नहीं मिलेंगे। बाकी ज़ाइगार्ड के जो फॉर्म है वो सन एंड मून के गेम्स के अंदर हम लोग को मिलते हैं।
इस ऑरा ट्रियो को यग्ड्रासिल ट्रियो के नाम से भी जाना जाता है। वेल इस नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इनके पास ऐसी कैपेबिलिटीज़ है। एक पॉकीमॉन लाइफ को शेप देता है, एक लाइफ को प्रोटेक्ट करता है एंड तीसरा लाइफ को छीन लेता है। तो यही कैपेबिलिटीज़ है एंड वर्ल्ड ट्री का यही रूल है, एक लाइफ देगा, एक लाइफ को प्रोटेक्ट करेगा एंड एक लाइफ छीन लेगा। यही वर्ल्ड ट्री का रूल था एंड वर्ल्ड ट्री के रूल के हिसाब से यहाँ पे ऑरा ट्रियो को फॉर्म किया गया। अलूला की लाइट ट्रियो यानी कि सोलगैलियो, लूनाला एंड नेक्रोज़मा, इनका भी गेम्स एंड एनिमे दोनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो आज हम लोग इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। अब हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करते हैं। आई मीन कॉस्मो के स्टेज से कॉस्मॉइड में इवॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सोलगैलियो की। तो ऐसे कहा जाता है कि सोलगैलियो की बॉडी से जो भी लाइट रेडिएट होती है वो मिडनाइट के समय को भी दिन बना सकती है, यानी कि इतनी ज़्यादा लाइट की रेडिएट कर सकते हैं। इसके पास लाइट की इतनी कैपेसिटी है कि वो किसी भी रात को भी वो दिन कर सकते हैं अपने लाइट के हेल्प से। एंड ऐसा भी कहा जाता है कि वो डिफरेंट वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करते हैं सोलगैलियो। एंड उसकी तीसरी आँख जब खुलती है तो वो अपने वर्ल्ड में वापस चले जाते हैं। वैसे सोलगैलियो के अगर हम ओरिजिन देखें तो सोलगैलियो बेस्ड है एल्केमिकल लॉयन पे, जो हम लोगों को एनिमे के अंदर ही बताया गया है। वेल एनिमे के अंदर ओरिजिन बहुत ही कम बताए जाते हैं लेजेंडरी पॉकीमॉन्स के, लेकिन यहाँ पे सोलगैलियो की ओरिजिन एनिमे के अंदर बताई गई थी बिकॉज नेबी था लिली एंड ऐश के पास एंड नेबी के ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई थी। एंड सोलगैलियो का सिग्नेचर मूव है सन स्टील स्ट्राइक। वहीं पे अगर बात करें हम लोग लूनाला की, तो लूनाला के पास बिल्कुल ऑपोजिट पावर्स है जो सोलगैलियो के पास थे। जैसे कि हम लोग को पता है कि सोलगैलियो किसी भी रात को दिन बना सकते हैं, लेकिन वहीं पे लूनाला किसी भी दिन को रात बना सकता है। यानी कि इन सिंपल वर्ड्स लूनाला के पास डार्कनेस की पावर है। वाल ये घोस्ट टाइप पॉकीमॉन है तो वो डार्कनेस अपने जो क्रीपीनेस थे वो तो दिखाई गई। एंड अगर हम लूनाला के डिज़ाइन की बात करें तो बैट एंड मून इन दोनों का कॉम्बिनेशन है लूनाला के पास। वह इसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बैट जैसी है एंड इसका जो फेस है वो मून जैसा बना हुआ है। वैसे मास्कोट पॉकीमॉन है पॉकीमॉन मून की, तो ऐसे कुछ डिज़ाइन तो हम लोग एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि पॉकीमॉन कंपनी कुछ ऐसे डिज़ाइन बनाएगी लूनाला के लिए। अब बात करते हैं इस ट्रियो का सबसे मेन मेंबर का, वो है नेक्रोज़मा। नेक्रोज़मा अपने बेसिक फॉर्म में लाइट के सर्च में था बिकॉज उसके जो मेन पावर्स है, उसकी जो मेन लाइट सोर्स है वही गुम हो चुकी थी। उसी की तलाश में वो अपने वर्ल्ड से बाहर निकला एंड वो अपनी लाइट को फाइंड करने के लिए पॉकीमॉन वर्ल्ड में आया था, जैसे कि हम लोग को एनिमे के अकॉर्डिंग बताया गया था। एंड अल्ट्रा नेक्रोज़मा फॉर्म में, तो उस फॉर्म में वो पूरी लाइट को, पूरी दुनिया की लाइट को खुद के अंदर एब्जॉर्व कर लेता है और उसकी बॉडी से लेजर्स निकलती है। हम लोग के एनिमे में भी ऐसे दिखाया गया था एंड इसकी पॉकेडेक्स एंट्री भी कुछ ऐसे ही कहती है। ये नेक्रोज़मा अपने अल्ट्रा फॉर्म में किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं 1 सेकेंड के अंदर बिकॉज उसके पास लाइट की पूरी पावर्स है एंड जो पूरी पॉकीमॉन वर्ल्ड है वो उसको खत्म कर सकता है बिकॉज लाइट रहेगा नहीं, ना कहीं से प्रॉब्लम ऑकर होगा बिकॉज बिना लाइट का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। एंड नेक्रोज़मा वही चीज़ प्रूव कर रहा था। एंड वहाँ पे हम लोग को ऐसे दिखाया गया था कि एनिमे के अंदर स्टार्टिंग में नेक्रोज़मा इविल पॉकीमॉन है इसलिए लाइट को वो एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन बाद में सबको पता चला कि ऐसा कुछ सीन नहीं था। नेक्रोज़मा अपने लिए ऐसा नहीं कर रहा था। नेक्रोज़मा अपने पावर्स को बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था एक टाइम के लिए एंड नेक्रोज़मा ये सब गुस्से में कर रहा था। लेकिन उसके बाद वो सोलगैलियो एंड लूनाला के साथ फ्यूज होता है। वो फ्यूजन भी हम लोग को दिखाई गई थी एनिमे के अंदर भी। अगर गेम्स के अंदर अल्ट्रा सन मून आप लोगों ने खेला तो पता ही होगा। जब नेक्रोज़मा फ्यूज करता है लूनाला एंड सोलगैलियो के साथ, तो सोलगैलियो एंड लूनाला की जो बॉडी है एंड माइंड है उसके ऊपर नेक्रोज़मा अपना कब्जा कर लेता है। यानी कि उस टाइम सोलगैलियो एंड लूनाला अपने कंट्रोल में नहीं रहते, वो नेक्रोज़मा के कंट्रोल में रहते हैं। नेक्रोज़मा ये बेसिकली खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड अपने पावर्स को बढ़ाने के लिए ऐसे करता है, लेकिन फिर इन द एंड सबको समझ आ जाता है नेक्रोज़मा आखिरकार ये कर क्यों रहा था। एंड गेम्स के अंदर भी एथर पैराडाइज का इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है, साथ ही साथ फैबा का भी एंड टीम स्कल के कुछ मेंबर्स का भी। वेल जैसे कि हम लोग डिज़ाइन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि सोलगैलियो एंड लूनाला ये लोग किसी न किसी एनिमल पे बेस्ड है, जस्ट लाइक सोलगैलियो बेस्ड है लॉयन पे एंड लूनाला बैट पे। वैसे नेक्रोज़मा के लिए ऐसा कुछ नहीं है। तो नेक्रोज़मा बेस्ड है प्रिज्म एंड उसके लाइट की रिफ्रैक्शंस पे। बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट था बिकॉज रिफ्रैक्शन एक कॉन्सेप्ट अभी तक पॉकीमॉन कंपनी लाया नहीं था जनरेशन 7 से पहले। एंड नेक्रोज़मा को एक स्पेशल डिज़ाइन देने की कोशिश की पॉकीमॉन कंपनी ने। वैसे हम लोग बेसिकली देखें तो ये तीनों ही मेंबर्स इस ट्रियो की ये लाइट पे बेस्ड है, इसलिए इनका नाम लाइट ट्रियो है। वेल सोलगैलियो का मेन काम है लाइट को प्रोड्यूस करना एंड लूनाला का मेन काम है वो डार्कनेस को प्रोड्यूस करना, इस कारण से बैलेंस बनता है डार्कनेस एंड लाइट का। एंड उसके बाद नेक्रोज़मा का जो मेन काम होता है वो है लाइट एंड डार्कनेस दोनों को मेंटेन करके रखना अपने अलग अलग फॉर्म के अंदर। तो इस पार्ट के अंदर हम लोग जैशियन, ज़ामाज़ेंटा एंड एटर्नेटस को एक्सप्लेन करेंगे।
तो सबसे पहले बात करते हैं हीरो डुओ के सबसे पहले मेंबर की, जो है जैशियन। हीरो डुओ जैशियन एंड ज़ामाज़ेंटा को बोला जाता है, इस बात को मैं पहले ही क्लियर कर दूं। तो जैशियन हीरो डुओ का फर्स्ट मेंबर है। तो ज़ामाज़ेंटा की ओल्डर सिस्टर भी कहा जाता है जैशियन को, डिस्पाइट वो एक जेंडरलेस पोकेमॉन है। एंड जैशियन का सेकेंड फॉर्म भी एक्टिवेट हम लोग कर सकते हैं अगर उसके पास रस्टेड शॉर्ड आ जाए तो उसके पास अपनी सेकेंड फॉर्म आ जाएगी। यानी कि उसकी जो फर्स्ट फॉर्म है, जो उसकी ओरिजिनल फॉर्म है हीरो ऑफ मैनी बैटल्स, उसके अंदर वो फेरी टाइप का होता है। एंड क्राउन शॉर्ड फॉर्म के अंदर वो फेरी एंड स्टील टाइप का हो जाता है। एंड इस फॉर्म में आने के बाद उसके पास अपना स्पेशल अटैक भी आता है, बेहमुथ ब्लेड। उसके ओरिजिनल फॉर्म में भी ये रहता है, लेकिन इससे क्राउन शॉर्ट फॉर्म के अंदर ये सब इसके जो अटैक्स, स्पेशल अटैक्स, वो कुछ ज़्यादा ही अच्छे से काम करते हैं बिकॉज इस फॉर्म में इसकी स्टैट्स इंक्रीज होती है। एंड कॉम्पिटिटिव बैटल के अंदर भी जैशियन वन ऑफ द बेस्ट पॉकीमॉन है। जैशियन जब हीरो ऑफ मैनी बैटल्स वाले फॉर्म में होते हैं तो ऐसे कहा जाता है कि वो मेटल्स को एब्जॉर्व करते हैं एंड उसी मेटल्स को अपने वेपन्स की तरह यूज़ करते हैं। एंड क्राउन शॉर्ट फॉर्म के अंदर वो किसी भी ओपोनेंट को सिंगल स्ट्राइक में हरा सकते हैं, ऐसे इसकी पॉकेडेक्स कहती है। हीरो डुओ के सेकंड मेंबर यानी कि ज़ामाज़ेंटा की तरफ बढ़े तो उसके साथ बिल्कुल सेम केस है। वो इन मेटल्स को एब्जॉर्व करते हैं एंड अपने वेपन्स की तरह यूज़ करते हैं मेटल्स को, ऐसे इसकी पॉकेडेक्स ही कहती है। एंड क्राउन शील्ड फॉर्म के अंदर भी ये जा सकते हैं, उसके लिए हम लोग को रस्टेड शील्ड देना होगा ज़ामाज़ेंटा को। उसके बाद ये क्राउन शील्ड फॉर्म में चला जाएगा। एंड इसकी सिग्नेचर मूव है बेहमुथ बैश। अब देखो, मिथ्स के अकॉर्डिंग ऐसा कहा गया कि ज़ामाज़ेंटा एंड जैशियन दो किंग्स के शॉर्ड एंड शील्ड हुआ करते थे। उन सब किंग्स से गुजर जाने के बाद ये दोनों ही टम्बलिंग व्हील्स में आ गए एंड वहाँ पे अपने एटर्नल स्लीप के अंदर चले गए। एंड इसकी पॉकेडेक्स भी देखोगी दोनों की, ज़ामाज़ेंटा एंड जैशियन, तुम्हें किंग वर्ड बहुत जगह मेंशन मिलेगा कि ये दोनों किंग को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके शॉर्ड एंड शील्ड बने हुए थे एंड उनका अ काइंड ऑफ प्रोटेक्टर थे, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। जैसे कि फेरी किंग का शॉर्ड था जैशियन एंड फाइटिंग किंग का शील्ड था ज़ामाज़ेंटा, ऐसा इनकी पॉकेडेक्स एंट्री भी कहती है। अब बढ़ते हैं एटर्नेटस के ऊपर। ये भले ही हीरो डुओ का मेंबर ना हो, लेकिन ये भी गल्हार का अ लेजेंडरी है। बाकी लेजेंडरीज के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जो नए गल्हार रीजन में इंट्रोड्यूस हुए हैं। लेकिन इस वीडियो का जो लास्ट पॉकीमॉन है वो है एटर्नेटस। तो देखो, डायनामैक्स फेनोमेना इसी के इर्द गिर्द घूमता है, यानी कि अगर एटर्नेटस ना हो तो डायनामैक्स फेनोमेना कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता पॉकीमॉन वर्ल्ड के अंदर। एटर्नेटस एनर्जी एब्जॉर्व करता है गल्हार रीजन से एंड एनिमे के अंदर भी ऐसा हम लोग को दिखाने वाले हैं, क्योंकि जस्ट लाइक गेम के अंदर हम लोग को बिल्कुल अच्छे तरीके से दिखाया गया कि एटर्नामैक्स एटर्नेटस कैसे ट्रांसफर हुआ था। तो अभी एनिमे के अंदर आर्क आने वाला है तो उसके अंदर भी हम लोग को ये सेम चीज़ शो किया जाएगा। एटर्नामैक्स एटर्नेटस के बारे में तो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन एक जो सरप्राइजिंग चीज़ है वो स्पेस एंड टाइम दोनों को ही बेंड कर सकते हैं, यानी कि स्पेस एंड टाइम उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो भाई डायलगा एंड पालकिया का तो साफ साफ पत्ता साफ है यहाँ पे। वैसे तो एटर्नामैक्स फॉर्म के अंदर 1125 की स्टैट्स होती है इसकी। तो इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बोलूँ तो हीरो डुओ अ काइंड ऑफ प्रोटेक्टर है किंग के। एंड जो एटर्नामैक्स एटर्नेटस है या फिर सिर्फ एटर्नेटस है वो तुम ईवल बोल सकते हो, वेल नॉट रियली ईवल, लेकिन फिर भी एटर्नामैक्स एटर्नेटस को अ काइंड ऑफ ईवल ही शो किया गया है। वही बात अगर मैं ओरिजिन की करें तो जैशियन बेस है शॉर्ड एक्सकैलिबर पे, जो किंग आर्थर का एक हिस्सा हुआ करता था। एंड फिर ऐसा भी कहा जाता है कि जैशियन का फेमानाइन नेचर रेफरेंस देते हैं लेडी ऑफ लेक को, एंड लेडी ऑफ लेक ही रिस्पॉन्सिबल थी किंग आर्थर को उनका शॉर्ड देने के लिए। यहाँ पे हम लोग जैशियन और लेडी ऑफ लेक को थोड़ा से कनेक्ट कर सकते हैं। और फिर अगर मैं ज़ामाज़ेंटा की बात करें तो ये भी किंग आर्थर के शील्ड पे बेस्ड है। वैसे तो हम लोग ज़ामाज़ेंटा को आयरन वुल्फ भी बोल सकते हैं बिकॉज एक माइथोलॉजी है लिथुनियन नाम की, उसके अंदर एक आयरन वुल्फ एग्जिस्ट करता है, तो हम लोग उस वुल्फ से ज़ामाज़ेंटा को भी कंपेयर कर सकते हैं। और एटर्नेटस की बात करें तो उसको हम लोग 7 हेडेड ड्रैगन मान सकते हैं, या फिर हम लोग बहुत सारे जाइन ड्रैगन में से किसी एक ड्रैगन को मान सकते हैं, जस्ट लाइक पेन ड्रैगन। वो बहुत हद तक लगता है एटर्नामैक्स एटर्नेटस जैसा। तो इन सिंपल वर्ड्स एटर्नेटस एक तरीके का जाइन ड्रैगन है। सो गाइस, दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। बहुत कम ही लोग होंगे यार, मतलब जिसने यहाँ तक एंड तक देखा है, बिकॉज इतना टाइम यार कौन देना चाहेगा, लेकिन फिर भी अगर तुमने देखा यहाँ तक देन यार तुम एक्चुअली एक लेजेंड हो भाई। कैसे तुमने इतना झेल लिया। तो यार मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, पर उससे पहले भाई तुम लोगों को फॉर्मेलिटीज पता है, लाइक करना वीडियो को, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए दिस इज इट, पॉकीमॉन गैलेक्सी साइनिंग आउट।